Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. How are you all? I hope you all are doing good. फ्रेंड्स, आज की स्टोरी है फ़रीन और निशा की। फ्रेंड्स, फ़रीन और निशा दोनों बेस्ट फ्रेंड थी। दोनों का घर बिल्कुल पास पास था, इतना पास कि छत से कूदकर दोनों एक दूसरे के घर आ जा सकती। उन दोनों फ्रेंड्स में इतनी गहरी बॉन्डिंग थी कि अगर एक फ्रेंड बीमार होती तो दोनों बीमार पड़ जाया करती थी। पूरा दिन दोनों कहीं भी रहें, लेकिन शाम को दोनों छत पर ज़रूर मिलती थी और बातें किया करती थी। कॉलोनी के बहुत से लोग उन दोनों से जलते थे क्योंकि फ़रीन मुस्लिम थी और निशा हिंदू। फ्रेंड्स, ये बात उन दिनों की है जब फ़रीन एक हफ्ते के लिए अपनी नानी के घर जाने वाली थी। फ़रीन की पूरी फैमिली नानी के घर जा रही थी। शायद फ़रीन के नानी के यहाँ किसी की शादी थी। कल सुबह फ़रीन को नानी के घर जाने के लिए निकलना था और आज दोनों दोस्त शाम को मिलते हैं। निशा जब शाम को छत पर आई तो अपने साथ वो अपने दो सबसे सुंदर कपड़े और सैंडल भी लेकर आई थी। निशा ने फ़रीन को वो कपड़े और सैंडल देते हुए ये भी बताया था कि उसे कौन कौन से दिन उन कपड़ों को पहनना है। फ़रीन नानी के यहाँ जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी और फ़रीन से ज़्यादा एक्साइटेड थी निशा। थोड़ी देर फ़रीन और निशा दोनों छत पर बैठे बातें करती हैं, फिर दोनों नीचे जाने का डिसाइड करती हैं। फ़रीन आज थोड़ा जल्दी में थी क्योंकि उसकी अम्मी उसे कई बार आवाज़ लगा चुकी थी। फ़रीन निशा से बाय करती है और जल्दी से सीढ़ियों की तरफ भागती है। फ़रीन जैसे बिल्कुल नीचे वाली सीढ़ी पर पहुंचती है, तभी उसे ऐसा फील होता है जैसे निशा अभी वहीं पर खड़ी है। फ़रीन छत पर वापस जाती है तो उसने देखा कि निशा सच में अभी वहीं खड़ी थी। तब फ़रीन उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो निशा उसे कहती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इससे पहले कि फ़रीन उससे कुछ कहती, फ़रीन की अम्मी वहाँ आ जाती हैं और निशा से फ़रीन की शिकायत करते हुए कहती हैं, इसे मैं कब से आवाज़ लगा रही हूँ, ये आने का नाम ही नहीं ले रही है। इसकी सारी पैकिंग बची है अभी और कल सुबह निकलना भी है। इतना कहते हुए फ़रीन की अम्मी उसे लेकर वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन सुबह सुबह फ़रीन और उसकी फैमिली नानी के घर चले जाते हैं। फ्रेंड्स, उस वक्त ज़्यादा फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, किसी किसी के पास टेलीफ़ोन होते थे। नानी के घर आकर अभी 3 दिन ही हुए थे कि न जाने फ़रीन को क्या हुआ। वो नींद में उठी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि अम्मी, मेरे हाथ पैर बहुत जल रहे हैं। घंटों तक सब बहुत परेशान हो रहे थे। डॉक्टर्स ने बताया कि किसी चीज़ की एलर्जी हो गई है और कई सारे मेडिसिन्स भी दिए, लेकिन कोई आराम नहीं हो रहा था। फ़रीन की बॉडी में इतनी जलन होती कि वो इधर उधर भागने लगती। तो डॉक्टर्स ने फ़रीन को नींद वाला इंजेक्शन लगाकर थोड़ी देर के लिए सुला दिया था। सुबह जब फ़रीन उठी तो सब कुछ ठीक था। उसकी तबीयत पहले से कुछ ठीक लग रही थी, लेकिन उससे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। फ़रीन को ना जाने क्यों नानी के यहाँ अब अच्छा नहीं लग रहा था। वो वापस जाना चाहती थी। शायद उसे आज निशा की याद आ रही थी क्योंकि आज उसने वही ड्रेस पहन जो उसे निशा ने दी थी। शायद इसीलिए उसे निशा आज कुछ ज़्यादा ही याद आ रही थी। फ़रीन बैठी ही थी कि अचानक से कल की तरह उसकी बॉडी में जलन होने लगी। धीरे धीरे करके जलन बढ़ती जा रही थी और फिर से वही सब हुआ जो कल हुआ था और उसके दूसरे दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ। पूरा दिन तो सब कुछ ठीक रहता, लेकिन रात में फिर सब कुछ वैसे ही होने लगता। सबको एक चीज़ बहुत अजीब सी लग रही थी कि ये सब 11 या 11:30 बजे के आसपास हो रहा था। फ्रेंड्स, क्योंकि फ़रीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी अपने घर में भी और अपने पूरे ख़ानदान में, तो घर वालों को लगा कि किसी ने फ़रीन पर कुछ ब्लैक मैजिक टाइप चीज़ करवा दी है। इसीलिए एक बाबा को बुलवाया गया। उन्होंने फ़रीन के लिए कई सारे तावीज़ और धागे दिए जिससे फ़रीन इन सब चीज़ों से बची रहेगी। बाबा ने उन्हें बताया कि फ़रीन के पास कोई ऐसी शक्ति है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर फ़रीन
ये ताबीज़ और धागा हमेशा अपने पास रखेगी तो वो शक्तियाँ उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। फ़रीन की फैमिली ये सब सुन के बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। उन्हें लग रहा था कि वो अगर यहाँ से चले जाएंगे तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, अब जो होने वाला था किसी ने ये सब सपने में भी नहीं सोचा होगा। उन बाबा जी का दिया हुआ धागा और तावीज़ फ़रीन को बांध दिया गया और फ़रीन अपने घर वापस पहुंचती है। फ़रीन घर पहुंचते ही अपने घर नहीं जाती है और निशा के घर की तरफ भागती है। तभी उसने देखा कि घर पर ताला लगा हुआ है। अब फ़रीन अपने घर आती है और वो बहुत थक चुकी थी क्योंकि उसे डॉक्टर्स ने न जाने कौन कौन सी दवाएं दी थी जिससे उसे बहुत नींद भी आ रही थी। इसीलिए फ़रीन सो जाती है और उसे बिल्कुल होश नहीं रहता। फ़रीन की आंख लगभग रात के 11 या 11:30 बजे खुल जाती है। उसने देखा कि पूरे घर में अंधेरा है और घर पर कोई नहीं है। फ़रीन ये देखने के लिए घर से बाहर निकलती है कि सब लोग कहाँ गए हैं। फ़रीन जैसे ही घर के बाहर निकलती है उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। फ़रीन धीरे धीरे उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगती है और उस आवाज़ का पीछा करते करते वो छत के उस रूम में पहुंच जाती है जहां पर टूटा फूटा सामान रखा हुआ होता है। अंधेरा होने की वजह से कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इतना तो पता चल रहा था कि वहाँ उस कमरे में ज़मीन पर कोई अपने हाथ पैर समेट कर बैठा हुआ है और रो रहा है। फ़रीन को जैसे ही थोड़ा सा उसका चेहरा दिखाई देता है, फ़रीन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और उसकी पूरी फैमिली वहाँ पर आ जाती है। जब फ़रीन से सब पूछते हैं कि क्या हुआ है तो वो उन्हें बताती है कि यहाँ पर कोई बैठा हुआ था जिसका पूरा फेस जला हुआ था। फ़रीन की तबीयत अब बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। फ़रीन को जैसे ही नींद आती उसे वो जला हुआ चेहरा नज़र आता था। अब तो फ़रीन रातों को सो भी नहीं पाती थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फ़रीन एक दिन सो रही होती है, तभी उसके सपने में निशा आती है। निशा उसे वो बाबा का ताबीज़ उतारने के लिए कहती है। जब फ़रीन की आँख खुलती है, फ़रीन अपनी मम्मी से ये सब बताने के लिए सोचती है। फ़रीन अपनी मम्मी से ये सब बताने वाली थी कि फिर उसे लगा कि ताबीज़ उतारने की बात अम्मी नहीं मानेंगी, इसीलिए उसने अपनी अम्मी को ये बात नहीं बताई। आज फ़रीन की तबीयत कुछ ठीक लग रही थी तो उसने अपनी अम्मी से निशा के बारे में पूछा। फ़रीन की अम्मी ने बताया कि बेटा, निशा के मॉम डैड तो आ गए हैं, लेकिन उनके डैडी ने बताया है कि निशा और नेहा जो कि निशा की सिस्टर थी, नेहा और निशा अभी कुछ दिन बाद आएंगे। वो लोग छुट्टियां बिताने के लिए अपने रिलेटिव के यहाँ गए हुए हैं। उसी रात फ़रीन सो रही होती है और फिर से उसे वही सपना आता है जिसमें निशा उसे अपनी तावीज़ और वो धागा उतारने के लिए कहती है। फ़रीन की आँख खुलती है। लगभग रात के 11 या 11:30 बज रहे होते हैं। फ़रीन को उस धागे और उस ताबीज़ से अजीब सी घुटन हो रही थी। फ़रीन उस धागे को खोलकर रख देती है और वो तावीज़ भी उतार देती है। जैसे ही फ़रीन वो तावीज़ और धागा उतारती है, उसके बॉडी में बहुत तेज़ जलन होना स्टार्ट हो जाती है और फ़रीन दर्द से ज़मीन पर गिर जाती है। फ़रीन के मॉम डैड उस वक्त घर पर नहीं थे। उन्हें पता था कि फ़रीन अब नहीं उठेगी क्योंकि डॉक्टर ने उसे नींद वाला इंजेक्शन दिया है, इसीलिए वो किसी बाबा के पास गए हुए थे फ़रीन के बारे में बात करने के लिए। जब फ़रीन ज़मीन पर गिरी हुई थी तभी उसे निशा का चेहरा दिखाई देता है। फ़रीन ने जैसे ही निशा को देखा, मानो उसकी बॉडी की जलन कहीं गायब हो गई हो। निशा फ़रीन का हाथ पकड़कर उसे छत पर ले जाती है और दोनों काफ़ी देर हंसते बातें करते। फ़रीन को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मरने वाली है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक वहाँ पर समर आ जाता है। समर जो कि निशा का दोस्त था। शायद समर निशा को पसंद भी करता था। समर फ़रीन को जोर से हिलाता है
तब उसे होश आता है। समर उससे कहता है कि तू छत की बाउंड्रीज पर क्यों चल रही थी? तो अगर यहाँ से गिर जाती तो तुझे पता है तुझे क्या हो सकता था? इतने में फरीन की मम्मी डैडी वहाँ आ जाते हैं। समर उन्हें बताता है कि समर कुछ दिन के लिए बाहर गया हुआ था और लौटते वक्त उसने देखा कि फरीन छत की बाउंड्री पर चल रही है, इसीलिए वो यहाँ पर आ गया था। अगले दिन जब फरीन सो रही थी, उसके कान में एक अजीब सी कुछ फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई देती है। धीरे धीरे वो आवाज़ तेज़ और तेज़ होती जा रही थी। इतने में फरीन की आँख खुल जाती है। फरीन की अम्मी वहीं उसके पास सो रही होती हैं। फरीन बहुत धीरे से उठती है और वो धागा और तावीज़ उतार देती है और किचन में चली जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे फरीन की बॉडी को कोई कंट्रोल कर रहा हो, फरीन किसी के कब्ज़े में हो। फरीन के ताबीज़ उतारते ही उसकी बॉडी में जलन होना स्टार्ट हो जाती है और फरीन ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तभी फरीन को निशा का चेहरा दिखने लगता है। जैसे ही फरीन को निशा दिखती है, उसकी बॉडी की जलन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फरीन को कुछ भी समझ में नहीं आता। फरीन को निशा कुछ काटते हुए दिखती है। निशा कितनी शांत लग रही थी और उसने फरीन की आंखों पर हाथ रख दिया। जैसे ही निशा फरीन की आंखों पर हाथ रखती है, फरीन को बहुत तेज़ नींद आने लगती है। इतने में फरीन की अम्मी किचन में आ जाती। उन्होंने देखा कि फरीन ज़मीन पर गिरी हुई है। पास में एक चाकू पड़ा हुआ है और फरीन के हाथ की नस कटी हुई है और हाथ से बहुत सारा खून बह रहा है। फरीन की अम्मी ये सब देखकर बहुत ज़ोर से चिल्लाती हैं और रोने लगती हैं। फरीन की अम्मी जब फरीन के पास आई थी तो फरीन निशा का नाम ले रही थी। फरीन की फैमिली उसे हॉस्पिटल में एडमिट करके सीधा निशा के घर जाते हैं और निशा को वापस बुलाने के लिए कहते हैं। साथ ही फरीन की तबीयत के बारे में बताते हैं। बात ही बात में निशा के मॉम डैड फरीन की अम्मी अब्बू से अजीब बदतमीज़ी से बात करने लगते हैं और उन्हें अपने घर से निकल जाने के लिए कहते हैं। फरीन की अम्मी को ये सब बहुत बुरा लगता है। फरीन की अम्मी रोते हुए उनके घर से बाहर निकलती हैं। समर वहीं खड़ा हुआ था। उसे भी फरीन की तबीयत के बारे में पता था। जैसे ही समर ने ये सब देखा, वो पूछने लगा कि क्या हुआ है। तभी फरीन की अम्मी जो कुछ अंदर हुआ था रो रो कर समर को बताने लगती हैं। तभी निशा के घर के जस्ट साइड में रहने वाले एक पड़ोसी वहाँ आ जाते हैं। उनके पड़ोसी ने जो बात बताई वो सुनकर फरीन की फैमिली और समर दोनों के होश उड़ जाते हैं। उनके पड़ोसी ने बताया कि जब आप लोग बाहर गए हुए थे तभी एक दिन इनके घर पर पुलिस आई थी और वो निशा की जली हुई लाश को लेकर गई। पुलिस का कहना है कि निशा की बॉडी लगभग रात के 11 या 11:30 बजे के आसपास जली है। लेकिन निशा की फैमिली वाले बता रहे हैं कि उन्हें निशा की बॉडी जलने के बाद लगभग सुबह के 9 या 10 बजे पता लगी, जब निशा की मम्मी निशा के लिए चाय लेकर गई थी। जब पुलिस ने घर की तलाश तो उन्हें निशा के रूम से एक जला हुआ बेड मिला। पुलिस को सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसे निशा की मॉम डैड ने उन्हें बताया था। फ्रेंड्स, ये आत्महत्या थी या सोच समझकर की गई हत्या, इस बात का खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। जब फरीन की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी तो लोग कहते थे कि निशा की आत्मा फरीन को मार देगी और उसे अपने साथ ले जाएगी। किसी ने ठीक ही कहा है कि हद से ज़्यादा दोस्ती भी ठीक नहीं होती है। फ्रेंड्स, फरीन से निशा की बात कई दिनों तक छुपाई गई थी। जब फरीन को निशा की मौत की बात पता चली तो फरीन कई महीनों सदमे में थी और फिर धीरे धीरे उसकी तबीयत ठीक होने लगी। कई बार उसने अपनी जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन अब सब ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।